हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2015 के प्रीवियस पेपर के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम कॉमर्स के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2015 के पेपर में पूछा गया था वो ये था, व्यवसाय प्रेरणा देता है, यानी कि जो व्यवसाय है वो हमें किस चीज का मोटिवेशन देता है? कर चोरी करने का, उत्पादों में मिलावट करने का, कुशलता का, या फिर मूल्य वृद्धि का? तो फ्रेंड्स, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो वो हमें ये नहीं बताता कि हमें कर चोरी का मतलब होता है टैक्स को छुपाना है, या फिर उत्पादों में मिलावट का मतलब ये नहीं है कि हम जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम मिलावट चीजें हैं या फिर जो लो क्वालिटी की चीजें हैं उनको मिलाएं। कुशलता या मूल्य वृद्धि? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये हमें कुशलता सिखाता है। नेक्स्ट है वाणिज्य। वाणिज्य क्या है? ये व्यवसाय का अंग है, व्यापार का अंग है, उद्योग का अंग है, या फिर प्रवर्तन का अंग है? तो फ्रेंड्स, वाणिज्य आपने पढ़ा होगा, बिजनेस जो कि टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉमर्स एंड एड्स टू ट्रेड। तो फ्रेंड्स, वाणिज्य जो है वो हमारा डिवाइड होता है व्यवसाय के रेफरेंस में। तो हम बोल सकते हैं कि जो व्यवसाय है हमारा, वो वाणिज्य जो है हमारा, वो हमारा व्यवसाय का अंग है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होता है? यानी कि इसमें से कौन जो होता है जो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का पार्ट होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय योजना मंत्री, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री? तो फ्रेंड्स, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो कि उस टाइम का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष बनेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सर्वप्रथम वर्ष डैश में प्रारंभ की गई। यानी कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी वो कहाँ स्टार्ट की गई फर्स्ट टाइम? 1975, 1984, 1997, या फिर 1999? तो फ्रेंड्स, ये योजना सबसे पहले शुरू की गई थी भारत में 1999 में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, योग्यता का लगान की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? यानी कि योग्यता की लगान जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने, वॉन वाइजर ने, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, या फिर अल्फ्रेड मार्शल ने? तो फ्रेंड्स, जो योग्यता की लगान जो अवधारणा थी वो दी थी वॉन वाइजर ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र अभाव सीमितता का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? मार्शल, रॉबिन्स, जेएम कीन्स, या फिर कैनन? तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र अभाव का विज्ञान है यानी सीमितता का विज्ञान है, ये डेफिनेशन दी थी रॉबिन्सन ने। जब इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि अर्थशास्त्र एक अभाव का विज्ञान है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिस्थापना नियम डैश से भी जाना जाता है। यानी कि ये प्रतिस्थापना नियम है वो किससे जाना जाता है? उपयोगिता ह्रास नियम से, समसीमांत उपयोगिता नियम से, सीमांत उत्पादकता से, या फिर मांग का नियम से? तो फ्रेंड, जो प्रतिस्थापना नियम था ये हमारा दिया गया था समसीमांत उपयोगिता नियम से। फ्रेंड्स, अगर आपको इनका डिस्कशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन पे एक ब्रीफ डिस्कशन रख पाएंगे। उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, समसीमांत और सीमांत, मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम फ्रेंड्स बहुत इजी है, जो कि हम जब भी हमारे प्राइस में कोई भी चेंजेस आएंगे तो वो हमारे मांग पर इफेक्ट करेंगे, यानी डिमांड पे इफेक्ट करेंगे। प्राइस अगर हाई होगा तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर हमारा प्राइस लो होगा तो हमारी डिमांड हाई हो जाएगी। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो अगर आप उन पे वीडियो चाहते हैं एक पर्टिकुलर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे इस पे एक अलग से वीडियो बनाने की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का आकस्मिक कार्य है? साख का आधार, विनिमय का आधार, मूल्य का मापक, या फिर मूल्य का संचय? तो फ्रेंड्स, जो मुद्रा का आकस्मिक नियम है, आकस्मिक कार्य है, वो होता है साख का आधार, जबकि मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय, ये इसका आकस्मिक कार्य नहीं है। साख का आधार मुद्रा का आकस्मिक कार्य होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन का जो प्रिंट है वो इतना क्लियर नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर चीज एक्सप्लेन हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही का बैंक शेष होता है, यानी कि रोकड़ बही का बैंक शेष क्या बताता है? नाम बताता है, जमा बताता है, ए व बी दोनों, या फिर ए या बी? तो फ्रेंड्स, रोकड़ बही का जो बैंक शेष होता है वो हमारा नाम भी बताता है और जमा भी बताता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्योंकि फ्रेंड्स, रोकड़ बही में आप पेमेंट भी करते हो और पेमेंट रिसीव भी करते हो, तो ये आपका नाम भी बता सकता है और ये आपका जमा भी बता सकता है। नेक्स्ट है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है। सीमांत उपयोगिता यानी कि फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे शून्य होगी तो कुल उपयोगिता क्या होगी? ऑप्शन है हमारे न्यूनतम, अधिकतम, बराबर, या फिर शून्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अधिकतम। यानी कि ये सीमांत उपयोगिता अगर हमारी शून्य होती है तो वहां पे कुल उपयोगिता हमारी अधिक होगी। नेक्स्ट है, आबिद हुसैन समिति पर अनुशंसा किया, यानी कि आबिद हमीद समिति जो है डैश पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया। किस पर? निर्यात नीति पर, बी लघु उद्योग पर, सी संरचना पर, या फिर डी वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर। तो फ्रेंड्स, आबिद हुसैन समिति का जो एक्सप्लेनेशन था वो इन्होंने दिया था निर्यात नीति पर, यानी कि एक्सपोर्ट प्लानिंग पर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, निर्यात नीति पर अनुशंसा किया। नेक्स्ट है, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई है? ऑप्शंस हैं, ए वर्ष 1956, बी वर्ष 1992, सी वर्ष 1996, या फिर डी वर्ष 2004। तो फ्रेंड्स, जो वैज्ञानिक रूप से सेबी की स्थापना की गई है वो स्थापना की गई है वर्ष 1956 में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रोजनामचा की प्रविष्टि के लिए नहीं की जाती है। ए दलाली, बी नगद छूट, व्यापारिक छूट, या फिर कमीशन। तो फ्रेंड्स, अगर हम रोजनामचा यानी कि जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो वहां पर हम किसकी एंट्री नहीं करते हैं? जो हम दलाली यानी कि जो हम कमीशन देते हैं उसकी, नगद छूट यानी कि कैश डिस्काउंट की, व्यापारिक छूट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट, डी यानी कि कमीशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे दलाली हम ब्रोकरेज भी लेके चल सकते हैं, जो हम ब्रोकरेज देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्यापारिक छूट। जब हम व्यापारिक छूट देते हैं तो रोमनांचा में उसकी प्रविष्टि नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का नियम पाने वाले को नाम एवं देने वाले को जमा लागू होता है। यानी कि जो हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं तो ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसके अंदर उसका नियम है कि पाने वाले का नाम, देने वाले को जमा लागू होता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं, व्यक्तिगत खाते के लिए, वास्तविक खाते के लिए, नाम मात्र के खाते के लिए, या फिर संयुक्त खाते के लिए। तो फ्रेंड्स, पाने वाले को नाम एवं देने वाले को जमा, ये नियम लागू होता है व्यक्तिगत खाते पे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो भी पर्सन पाता है यानी कि उसके पास कैश आ रहा है वो हम करते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट, उसकी एंट्री हम करते हैं यहाँ पे धनी, और जो हमारे देने वाला जो होता है जिसके पास से कुछ जा रहा है उसके लिए ये क्या है? खर्चा, तो उसको हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर जो भी अगर हमने रिसीव किया है कुछ भी तो वो किया जाएगा क्रेडिट, और अगर हमारे पास से कुछ जा रहा है वो हमारे लिए खर्चा है तो हम उसको करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक संगठन का एक प्रारूप नहीं है? यानी कि जो व्यापारिक संगठन है उसका प्रारूप कौन सा नहीं है? एकल व्यापार, साझेदारी, धर्मार्थ ट्रस्ट, या फिर संयुक्त स्कंद प्रमंडल। तो फ्रेंड्स, अगर हम व्यापारिक संगठन की बात करें जिसके अंदर हम बात करते हैं सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो नहीं आएगा वो है धर्मार्थ ट्रस्ट। धर्मार्थ ट्रस्ट फ्रेंड्स ये व्यापारिक संगठन नहीं होता है, ये किसी की सर्विस के लिए या किसी परोपकार के लिए बनाया जाता है। धर्मार्थ ट्रस्ट किसी की सेवा के लिए, सर्विस के पर्पज से, इसलिए इसको व्यापारिक संगठन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो कि किसी के कुछ प्रॉफिट अर्निंग के लिए होती हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप आ गए, पार्टनरशिप आ गई, कंपनी आ गई, ये सारी चीज व्यापारिक संगठन के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है, भारत में साझेदारी फॉर्म का संचालन किस अधिनियम से होता है? ऑप्शंस हैं, साझेदारी अधिनियम 1920, बी ऑप्शन है साझेदारी अधिनियम 1956, सी ऑप्शन है साझेदारी अधिनियम 1943,
एंड डी ऑप्शन है साझेदारी अधिनियम 1932। तो फ्रेंड्स, जो हमारा भारत में जो पार्टनरशिप एक्ट है वो हमारा लागू होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मुद्रा मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है, यानी कि मुद्रा बाजार है उसको कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शंस है वित्तीय संस्थान यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन बी है भारतीय वाणिज्य बैंक यानी कि हमारा इंडियन कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट है सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। डी है विदेशी बैंक यानी कि फॉरेन बैंक। तो फ्रेंड्स, मुद्रा बाजार का जो नियमन होता है वो हमारा इंडिया के अंदर किया जाता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जेबी से के अनुसार रूल ऑफ थ्री नियम लागू होता है, यानी कि ये रूल ऑफ थ्री है वो हमारा किस पे लागू होता है। प्रगतिशील करों पर, अनुपाती करों पर, प्रतिगामी करों पर या फिर अधोगामी करों पर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुपाती करों पर। जो हमारा रूल ऑफ थ्री लागू होता है वो होता है हमारा अनुपाती करों पर। नेक्स्ट है पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यता, यानी कि पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं उनको ऐसे इनमें से ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज है जो उनको प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन ए है मत देने का बराबर अधिकार होता है। ऑप्शन बी है मत देने का अधिकार नहीं होता। सी सीमित मत देने का अधिकार होता है या फिर डी पूर्व मताधिकार होता है। तो फ्रेंड्स, ये नाम से ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाम है पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यतः, यानी कि जो पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं उनको मत देने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये सिर्फ इनको राइट होता है कि जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो डिविडेंड इनको प्रायोरिटी होगी कि इनको सबसे पहले दिया जाएगा, लेकिन इनको किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं होता है कि ये कहीं भी जाके किसी को किसी मीटिंग में वोट कर पाए। तो वोटिंग राइट सिर्फ होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है ह्रास आयोजन के लिए निम्न लेखांकन प्रमाप लागू होता है, यानी कि जो ह्रास लेखांकन यानी कि डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट है, प्रोविजन, वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो फ्रेंड्स, जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो लगाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग सारे प्रोविजंस गिवन है कि कौन सी सेट्स पे किस तरह से कौन से मेथड के थ्रू लगना है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में ये सारी चीज़ों इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो अधिकतम सामाजिक लाभ होते हैं उनका सिद्धांत हमें बताना है किस क्षेत्र में आता है। लाभ से, लगान से, ब्याज से या फिर राजस्व से। तो फ्रेंड्स, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो होता है वो होता है हमारा राजस्व से संबंधित। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी, यानी कि जो फर्स्ट स्कंद विपणि थी उनकी स्थापना कब हुई थी। वर्ष 1857, वर्ष 1877, वर्ष 1887 या फिर वर्ष 1948। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रथम स्कंद विपणि की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1877 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सहकारी समितियों का पंजीयन है, यानी कि जो सहकारी समिति होती है उसका पंजीयन कराना जरूरी है या नहीं, ये हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं ऐच्छिक, यानी कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कराएं या ना कराएं। और बी है अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी है। सी है हानिकारक होता है या फिर डी वांछनीय है। तो फ्रेंड्स, सहकारी समितियों का जो पंजीयन होता है वो कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह सहकारी समितियां जो होती हैं ये हमारे उसके लिए बनाई जाती हैं जनता के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो ये सहकारी समितियां जो होती हैं इनका अनिवार्य पंजीयन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो एक पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए मेंबर का। 2, 5,
7 या फिर 50। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई है सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी की। तो यहाँ पर जो मेंबर की संख्या है वो होनी चाहिए 7, मिनिमम है 7 और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा किससे मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए है निर्यात आयात बैंक, आयात निर्यात हेतु वित्त। बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक। सी है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि औद्योगिक वित्त। डी है भारतीय खाद्य निगम यानी कि कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय संस्था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सुमेलित नहीं हो रहा है यानी कि मैच नहीं कर रहा है वो है ऑप्शन डी। क्योंकि फ्रेंड्स निर्यात आयात बैंक जो होती है उसका काम होता है कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। रिजर्व बैंक होता है बैंकों का बैंक, क्योंकि सभी बैंकों को कभी भी फंड की जरूरत होती है तो वो उनको एज अ लोन प्रोवाइड करती है और खुद रिजर्व बैंक भी उनसे लेती है। और थर्ड है हमारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो फ्रेंड्स औद्योगिक विकास बैंक है तो ये उद्योग से रिलेटेड अगर किसी भी फंड की जरूरत होती है तो ये वहां पे किसी भी औद्योगिक जो बिजनेस होते हैं उनको फंड प्रोवाइड करती है। जबकि डी ऐसा नहीं है, जो भारतीय खाद्य निगम है वो कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय संस्था नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।